अच्छे हो? अच्छा लग रहा है अभी तक? सो फार सो गुड। हेलो। अच्छे हैं आप लोग भी? हाँ, व्हाट्सएप सर, एवरीथिंग इज फाइन अनविक। मैं अच्छा हूँ, एक नंबर। अरे वाह, सब बढ़िया है। अच्छा लग रहा है अभी सीए इंटरमीडिएट में आप लोगों को? ऑल गुड? लगेगा, अभी लगेगा। अच्छा, एसोसिएट कंपनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार क्विकली हम डोरमेंट कंपनी के बारे में बात कर लें, हालांकि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, है ना? क्या हुआ, बच्चे ने फाउंडेशन की एग्जाम दे दी, उसके बाद में पापा ने बोला कि यार तुम दिन भर सोफे पे पड़े रहते हो, काउच पटेटो हो गए हो, नेटफ्लिक्स देखा करते हो, थोड़ा हिला डुला करो। अब वो हिला डुला करो वॉज मेटाफर। वो ऐसा था कि भाई बाजार जाओ, काम करो, ऐसे। एंड यू टुक इट लिटरली। आपने उनके शब्दों का एकदम। लो पापा, आपकी भी इच्छा पूरी कर दी। जाओ जी लो आप भी आपकी जिंदगी। फिर अल्टीमेटली ये हो गया आपके साथ में। ये जो कंपनी थी ना, आपने जो सोफे पे पड़ी हुई देखी, जो हिलडुल भी रही थी, दिस वॉज डॉर्मेंट कंपनी। ये एक्टिविटी इसमें थी, मगर सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं थी। देर वॉज नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी। जिस कंपनी को बना तो लिया, लेकिन अब कुछ काम नहीं कर रहे हैं उसमें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिल्डिंग बन तो गई, लेकिन उसमें फैक्ट्री चालू ही नहीं हुई, कोई रहने ही नहीं आया। किसी ने कोर्स में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसके बाद उसमें पढ़ाई ही नहीं करी। तो कंपनी बना तो ली, लेकिन उसमें बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो जाके ना आरओसी को बता के आ जाओ कि भाई साहब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं आपके रजिस्टर में लिख लो कि माय कंपनी इज डॉर्मेंट। माय कंपनी इज डॉर्मेंट। ये एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। कहीं आप मुझे मरा हुआ समझ के मेरा अंतिम संस्कार ना कर दें। अरे आप किसी दिन शवासन लगा के भगवान की साधना में लीन हो गए, और इससे बिल्कुल सांस रोक करके, लोग समझे नहीं, पड़ गया, जला है। तो अभी यहां पे क्या हुआ कि कंपनी इनएक्टिव है। आरओसी को शक हो सकता है कि यार ये कंपनी में कुछ गड़बड़ काम होगा, इसलिए इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दो, इसका वाइंडिंग अप करवा दो। पहले ही आप बता दो कि माय कंपनी इज इनएक्टिव, माय कंपनी इज डॉर्मेंट। जा करके डॉर्मेंट स्टेटस लेकर के आ जाओ, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। सर तो फिर ये कंपनी बनाई क्यों थी जब काम नहीं करना था तो? और इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डॉर्मेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच देयर इज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सर डायरेक्टर हमारे रोज 10 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं, करो जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन थोड़े ही है ये। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगा तो बोलेंगे कि एक्टिविटी हुई है। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें, सर फिर ये कंपनी बनाई क्यों थी? इट वॉज रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है एक दिमाग में, आगे जा करके हम उसको स्टार्ट करेंगे। हमने बोला चलो कंपनी बना कर तो रख लें, फिर जैसे ही ये बिजनेस आइडिया फ्रुक्टिफाई होता हुआ दिखेगा, मार्केट में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी दिखेगी, लोग इस तरफ बढ़ने लगेंगे, तब मैं कूद पड़ूंगा इसमें, क्योंकि कंपनी तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई रेडी पड़ी है। उस समय मुझे कंपनी बनाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, अभी से रेडी मेरी कंपनी। और समटाइम्स पीपल क्रिएट अ कंपनी जस्ट टू होल्ड एन एसेट। अभी क्या हुआ कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है इंदौर के पास, पीथमपुर।
तो पीथमपुर में AKVN से मुझे एक ज़मीन का अलॉटमेंट हो गया। तो मैं भी बड़ा होशियार हूँ, मैंने कंपनी बनाई और कंपनी के अंदर ज़मीन का अलॉटमेंट लिया। फिर वहाँ पर मैंने एक फैक्ट्री शेड कंसल्ट कर लिया, फिर मैं वहाँ पे काम करने लग गया। अब जो AKVN इस तरह से प्रॉपर्टीज अलॉट करता है, बहुत ही औने पौने दाम पे करता है, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना के नहीं बेचनी है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं चलाना है, आपको एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगानी है जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, आपके फेवर में लीज कर देते हैं उस लैंड को, वो आपके फेवर में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। और ऊपर से फिर ये ऑनरशिप ट्रांसफरेबल भी नहीं होती लैंड की, लीज भी ट्रांसफरेबल नहीं होती। लोग क्या करते हैं, कंपनी बना करके और उसमें ये सारी परमिशंस ले लेते हैं। परमिशंस और लैंड ये सब ट्रांसफरेबल नहीं है, मगर कंपनी ट्रांसफरेबल है। कंपनी क्यों बना ली? ताकि वो सब प्रॉपर्टी उसमें होल्ड कर ले। जो प्रॉपर्टी अदरवाइज नॉन ट्रांसफरेबल थी, कंपनी के शेयर ट्रांसफर करोगे तो नए लोग कंपनी में आ जाएंगे। प्रॉपर्टी पहले भी कंपनी के नाम में थी, अभी भी कंपनी के नाम में है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी ओनरशिप क्या हो गई? ट्रांसफर, क्योंकि अब शेयर होल्डर बदल गए। पहले लोग ऐसा करके स्टैंप ड्यूटी भी बचा लेते थे कि अब ये बिल्डिंग 20 करोड़ की, इसको आज बेचने जाओ 10% स्टैंप ड्यूटी लग जाए, 2 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी लग जाए। तो कंपनी के अंदर अगर बिल्डिंग रख ली और कंपनी बेच दी तो बिल्डिंग तो बिकी नहीं, क्योंकि वो तो पहले भी कंपनी के नाम में थी, अभी भी कंपनी के नाम में। और हम स्टैंप ड्यूटी से बच गए तो भी बिल्डिंग दूसरे को बेच दी। बिल्डिंग बेचो तो कैपिटल गेन पर टैक्स लग जाए कि तुमने बिल्डिंग बनाई थी 2 करोड़ की, तुम बेच रहे हो 5 करोड़ की, चलो 3 करोड़ रुपए पर टैक्स दो। सर मैंने बिल्डिंग बेची नहीं, हमने तो कंपनी बेच दी। तो ये इनकम टैक्स बचा लेते थे लोग, स्टैंप ड्यूटी बचा लेते थे। पर क्या हुआ, लूप होल को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करो तो फिर सरकार की नजर में आता है ना। ठीक है, चीटिंग करो, टॉपर बनो, बिहार टॉपर बन गए आप। यार थोड़ा हिसाब से लगा लेते ना, ये तुम्हें सेटिंग करी थी तो इतना लगाते कि कम से कम लाइमलाइट में नहीं आते। लाइमलाइट में आ गया ये तो दोनों तरफ से लूप होल बंद कर दिया। इनकम टैक्स में भी ऐसे प्रोविजन कर दिए कि ये लूप होल बंद हो गया। और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, टोपा, टोपा टोपा सुना तुमने? टोपा लगाया भी था अभी ठंड में, वो वाला नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, उसके प्रोविजन भी इस तरह से बदल दिए कि उस पर अब स्टैंप ड्यूटी लगने लगी। लेकिन फिर भी कई जगह ये फॉर्मूला आज भी हिट है। परमिशन जहाँ ट्रांसफर नहीं होती है कि नई यूनिट लगाओगे तो नई परमिशन लगेगी, वहां ये सब चीजें काम में आ जाती है। तो असेट्स को होल्ड करने के लिए भी लोग कंपनी बनाते हैं, भले उसमें कोई एक्टिविटी हो या ना हो। डोरमेंट कंपनी कैन नॉट बी, it can be, dormant company can be subsidiary, it can be holding, it can be even a small company. तो सर करना क्या है, हम डोरमेंट हो गए हमारी, सर क्या हमने ये सोच के कंपनी बनाई थी कि डोरमेंट रखेंगे? नहीं नहीं, वो तो बाद में भी हम एकदम कूद पड़े कि आक्रमण, एंड देन सडनली वी रियलाइज कि सामने सेना बहुत बड़ी है। फिर हमने अपने पीछे कदम खींच लिए, फिर हमने बोला वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतजार करते हैं और उसके बाद देखेंगे, तो जाके बात समझ में आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोगों ने कर लिया। ऐसा कर लिया तो इरादा नहीं था कि हम डोरमेंट रखेंगे, लेकिन फिर बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमने एक्टिविटी रोक दी कि रोज लॉस खाने से तो अच्छा है अभी रुक जाएं, फिर जब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे, तब हम काम करेंगे अच्छे ढंग से। तब तक के लिए हम पड़े रहते हैं डोरमेंट, इनएक्टिव। यू कैन अप्लाई टू आरओसी फॉर द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी। आप जाओ और आरओसी को बता दो कि हम डोरमेंट हैं, आरओसी रिकॉर्ड पे ले लेगा यू आर डोरमेंट। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? तो मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं जो सिग्निफिकेंट नहीं है। नॉन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, नहीं ये तो जूम इन हो गया, थोड़ा सा और, बस बस बस, बस ठीक है। नॉन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, नॉन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस क्या हैं उसको हम समझें। हर साल हम आरओसी को फीस देते हैं, कंपनी रजिस्टर कराओ तब तो आरओसी को पैसा देना ही पड़ता है।
बाद में भी ना एनुअल रिटर्न फाइलिंग की फीस लगती है, बैलेंस शीट फाइलिंग की फीस लगती है। कुछ भी काम करो हर चीज आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है, और जो चीजें आरओसी के पास फाइल करते हो उन सब की क्या लगती है आपको, फीस लगती है। तो सर हमने आरओसी को फीस पे करी, और फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट हमने करा, तो ये हुआ ना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, बट लॉ ने बोला ये सिग्निफिकेंट नहीं है। शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने किया, ये भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अदर लीगल पेमेंट्स करें, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर रहे हो तो बहुत सारे लॉ लगते हैं आपके ऊपर, जितने ज्यादा लॉ का कंप्लायंस आपको करना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उतना कम माना जाता है। बहुत सारे एक्ट हैं यार। आपने बचपन में एक ऐसे लिखा था दीपावली का, अरे सर कसम से हिंदी में तो कई साल उसी से पास हो गए। दीपावली का निबंध लिखिए, गाय का। जो छोटे थे तो गाय पे, थोड़े बड़े हो गए तो आपको समझ में आया कि दीपावली पे लिखें, तो फिर आपने लिखते थे भारत त्योहारों का देश है। अब वो जो टैगलाइन थी पंचलाइन उसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, भारत कानूनों का देश है। इतने कानून है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए उनको अगर काउंट करने जाओ तो तकरीबन 3000 एक्ट्स आर देयर। आप समझ नहीं रहे हो, आई पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट। ये एक एक्ट पढ़ रहे हो आप, द कंपनीज एक्ट 2013, उसका भी 1/3 हिस्सा आपके सिलेबस में है, ओनली 148 सेक्शन। उसमें भी अभी सिर्फ एक सेक्शन पढ़ा है आपने, और 148 पढ़ते पढ़ते तक हवा ना निकल जाए तो बोलना आप। ऐसे 3000 एक्ट है इस देश में, कौन सा तोड़ दिया किस दिन आपको खुद को नहीं पता चल रहा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, पूरे देश पे लगते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अलग बनाए, ममता दीदी ने अपने अलग बना लिए, मामा जी ने अपने अलग बना लिए। मामा जी, अरे अपने मामा जी, मामा जी बहुत अच्छे हैं, अपने नई शराब की दुकानें खोल रहे हैं। कसम से यार ऐसा मामा कहाँ मिलेगा यार। बोल रहा पी भांजे पी। पिएंगे सर, आप बोलोगे तो जरूर पिएंगे, क्या दिक्कत है। तो अब ये समस्या है यार यहाँ पे। मामा जी ने अपनी अलग आबकारी नीतियां बना ली, उन्होंने लीकर को लेकर के अपने अलग कानून बना लिए। तो गुजरात में कुछ अलग चल रहा है, हर स्टेट ने अपने अपने कानून बना लिए। तो सर ऐसे क्या स्टेट वाले भी अपने कानून बनाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी, हमने वहां पे उनको तालियां बजाने के लिए थोड़ी चुना है, ना थालियां बजाने के लिए चुना है। वो भी गवर्नमेंट है, वो भी कानून बनाएंगे, पर उनके कानून ना दूसरे स्टेट पे नहीं लगेंगे। यूपी का कानून सिर्फ यूपी पे लगेगा, खैर लगता ही कम है वहां तो कानून। बट जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें कि महाराष्ट्र का कानून सिर्फ महाराष्ट्र पे लगेगा, ऐसे उन सारे स्टेट के एक्ट का टोटल लगाने जाओ ना तो मतलब 25-30 हजार से भी ज्यादा एक्ट है अपने यहाँ पे। और लोकल अथॉरिटीज के तो फिर मतलब पूछो ही मत, इतने एक्ट है अपने यहाँ, ढेर सारे एक्ट हैं। तो किसी न किसी 5-10 एक्ट में तो आप कवर होते ही होंगे, और उसमें कोई ना कोई लीगल पेमेंट आप जरूर करेंगे। उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो तो आपकी मजबूरी है, करना ही पड़ता है। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, ऑफिस का किराया देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, टेलीफोन बिल पे करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, इन सब के लिए किए गए ट्रांजैक्शन भी सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। इसका एक निमोनिक बनाया मैंने, फालतू ऑफिस। फालतू काम करोगे तो वो सिग्निफिकेंट थोड़ी माना जाएगा। एफ फॉर फीस, ए फॉर अलॉटमेंट, एल फॉर लीगल पेमेंट। तू क्यों लगाया सर तू? वो फालतू में लगाया है ताकि वो फालतू बन जाए पूरा। और उसके बाद में ऑफिस, ऑफिस वही मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। ये कहाँ से आवाज आई, वीडियो की किसी के? कौन बोल रहा है? स्मृति ईरानी? किसकी आवाज थी ये? चलो, तो ये फालतू ऑफिस, इसका एक निमोनिक हो गया बेटा, डोरमेंट कंपनी। हाँ जी बेटा।
नहीं नहीं, कंपनी बनाने का आइडिया जिसके दिमाग में आए ना, कोई भी कंपनी हो, कंपनी बनाने का आइडिया जिसके दिमाग में आए, उस व्यक्ति को ही हम क्या कह देते हैं, प्रमोटर। वही पेरेंट्स हैं कंपनी के। फिर वो कंपनी बड़ी होके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन जाए, या किंगफिशर एयरलाइंस बन जाए, या बहुत छोटी रह जाए, कभी बड़ी ना हो पाए, उस सब केस में जो कंपनी बनाता है उसको क्या कहते हैं, हम प्रमोटर कहते हैं। ठीक है। ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। इनकॉर्पोरेशन के जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब नॉन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में आएंगे, क्योंकि उसके बिना तो कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ सकती थी। नहीं, पैसा आना इज नॉट सिग्निफिकेंट, उस पैसे का इस्तेमाल करना इज सिग्निफिकेंट। जैसे कोई बच्चा बोले, पापा बोले और पढ़ाई कैसी चल रही है, आप बोलो सारी बुक्स खरीद ली मैंने। बोले हाँ बेटा, वो तो तू हर बार खरीदता है, बट अब आगे क्या। बोले कुछ नहीं। तो पैसा आ गया इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट उस पैसे को यूज करा इज सिग्निफिकेंट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, प्रोडक्शन चालू करा, रॉ मटेरियल खरीदा, वर्कर्स का पेमेंट करा, दैट बिकम सिग्निफिकेंट। ओके। और वैसे भी आरओसी थोड़े नजर रख रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो आप खुद जाकर के बोलोगे कि हमारी एक्टिविटी जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो गई है। चलो अब हम पढ़ते हैं। अब मैं आपको बाकी एक दो चीज़ें भी मैं स्किप कर रहा हूँ, अब मैं आता हूँ। देखो हमने पढ़ा कंपनी होती है एक तो प्राइवेट, है ना, एक जो हमने पढ़ लिया उसका ओवरव्यू लेते हैं। प्राइवेट कंपनी भी दो टाइप की होती है, एक वो जिसमें एक ही व्यक्ति हो और एक वो जिसमें एक से ज़्यादा हो। तो एक तो हो गई वन पर्सन कंपनी और एक हो गई प्राइवेट कंपनी। मतलब यू कांट से दैट देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ कंपनीज, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक। नो नो नो, वन पर्सन कंपनी मे बी कैटेगराइज्ड अंडर प्राइवेट कंपनी, ओपीसी में बी कैटेगराइज्ड अंडर प्राइवेट कंपनी। तो सर फिर ये दूसरी वाली प्राइवेट कंपनी को क्या बोलेंगे, वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जिसमें दो या दो से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। फिर एक होती है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी को भी ना अब मैं दो पार्ट में क्लासिफाई करके बताता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या एक, अच्छा एक मिनट, एक दो डाउट्स आ गए इधर, आई एम सॉरी आई कुडंट सी हियर। इद्रिस इज आस्किंग लॉकडाउन में तो सभी कंपनी डोरमेंट हो गई थी। नॉट एग्जैक्टली बेटा, क्योंकि रेंट आपका मतलब ठीक है, प्रोडक्शन आपका रुका हुआ था लेकिन बाकी एक्टिविटीज चल रही थी कुछ समय के लिए। ऐसे टेम्परेरीली अगर आप डोरमेंट हो रहे हो तो उसको डोरमेंट नहीं कहा जाएगा बेटा। डोरमेंट स्टेटस कैन बी अप्लाइड एंड और कैन बी ग्रांटेड इन केस ऑफ नॉट हैविंग एनी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। यस, यू आर राइट। सर अगर कंपनी के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है शेयर मनी यूटिलाइज करने का, तो ये कंपनी शेयर कैसे अलॉट कर रही है, क्योंकि वो अभी तो कोई काम ही नहीं कर रही है। नहीं नहीं बेटा फियांशु, ऐसा है, मैंने ये नहीं कहा कि शेयर अलॉट करोगे तो डॉर्मेंट होगे, मैंने कहा कि शेयर अलॉट कर दिए तो भी वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। ये डॉर्मेंट कंपनी की कंडीशन थोड़ी है कि डॉर्मेंट होने के लिए शेयर अलॉट करने पड़ेंगे आपको। वो तो अलॉट हो गए तो सर, अलॉट हो गए तो भी ये डॉर्मेंट, इस तो करे क्यों सर, अब गलती हो गई बेटा, तैयारी कर ली, अरे एक बच्चे ने एडमिशन ले लिया सीए फाउंडेशन में, फीस भर दी, किताबें खरीद ली, कोचिंग के पैसे दे दिए, एक दिन कोचिंग गया बच्चा, तो सब मजा नहीं आया वहाँ, माहौल अच्छा नहीं था वहां का। तो पापा यही तो बोलेंगे, नालायक, जब पढ़ना नहीं था तो फीस क्या भरवाई, पहले ही मना कर देता। अब बोले हो गई पापा गलती। तो ये है बस, पैसे ले आए आप। मैंने ये थोड़ी कहा 200 करोड़ रुपए लाए, हो सकता है 5 लाख रुपए लाए हो आप, 1 लाख रुपए, ताकि नॉन सिग्निफिकेंट एक्टिविटी के लिए पे कर सके। नहीं सर ज्यादा ले आए तो पड़े रहेंगे, अब क्या करो, पैसे पड़े रहेंगे तब तो आप डॉर्मेंट कहलाओगे। डॉर्मेंट कंपनी कितनी रख सकते हैं, नहीं नहीं कितनी रख सकते हैं, मतलब शायद आप ये पूछ रहे हो एक प्रमोटर कितनी डॉर्मेंट कंपनी बना सकता है, 1 करोड़, इन्फिनिट, कोई लिमिट नहीं उसकी। GF, ये क्या था, गलती से टाइप हो गया। अगर आपके GF के आगे भी था, GF नहीं था, HZ कुछ और भी था ये।
वैलेंटाइन उतर नहीं रहा इनका अभी तक। हम्म। चलो ये होगा डाउट्स तो ठीक है। हाँ एक मिनट बेटा, हाँ बोलो। शेयर इशू तो शेयर होल्डर्स के तो मतलब फालतू में बेवकूफ बन गए ना गरीब लोग बेचारे, वो तो सर उनसे पैसे भी ले लिए, इन पैसों को कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो सर शेयर होल्डर सिर नहीं फोड़ देंगे इनका? नहीं फोड़ेंगे। हिंदुस्तान है यहाँ, जो करो सब चला लेते हैं लोग, सब में एडजस्ट हो जाते हैं। हम सरकार चुनते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं वो बहुत अच्छा काम करेगी, कभी सरकार नहीं भी करती काम, कभी करती भी है। जब नहीं करती तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, कहाँ, अरे चेंज भी नहीं हो पाती, क्योंकि चेंज होके जो आती है वो भी वैसी होती है। बस हमको दो बुरे में से एक कम बुरा चुनना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, पब्लिक कम, अरे बेटा सबसे पहली बात तो ये मानो कि आप ऐसा क्यों मान रहे हो कि हिंदुस्तान की सारी कंपनियां डोरमेंट ही हैं, और डोरमेंट कंपनी एक साजिश है? नहीं, साजिश नहीं है, परिस्थितियां हैं ये तो, कि कंपनी बनाई फिर उसके बाद काम नहीं। पब्लिक कंपनी डोरमेंट नहीं होती है, वो भी पब्लिक इशू के बाद। वो तो फिर सेबी है ना आपके सिर पे, फिर वो सिर ही फोड़ देगा आपका सच में भी, वो अलग किस्सा हो गया, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन हो सकता है उसमें भी कोई कंपनी किसी कारण से डोरमेंट होना पसंद करे, दो चॉइस हो गया, तो पैसा खो दो या फालतू पड़ा रहने दो, आप बोलो क्या करें? अगर आपके पास दो चॉइस हो, पुट योर मनी इन द मार्केट एंड मेक इट जीरो, और कीप इट आइडल, व्हाट वुड यू चूज, कीप इट आइडल और मेक इट जीरो? परिस्थितियां हैं, लॉ ये थोड़ी बोल रहा है गवर्नमेंट कंपनी बनाओ, ना तो लॉ बोल रहा है बनाओ, ना देश में बहुतायत से पाई जाती है ये कंपनियां कि एवरी सेकंड कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, शायद बोलिए वो रिपीट भी कर रहा हूं, अब क्या दो बैचेस हो गए तो कहाँ क्या बोला मुझे नहीं याद होता है, तो अगर मैं दोबारा कोई बात बोलूं तो झेल लेना। सर पहली बार ही झेल लेते हैं हम तो, क्या कह रहे हो आप? ठीक है बेटा, क्या होता है कि ये 450, मैंने बोला था आपको, वापस रिपीट ही कर रहा हूं, कि अगर लोग समझदार हों और ईमानदार हों तो 45 सेक्शन में भी कंपनीज एक्ट खत्म हो जाता, या 50 में हो जाता, या 100 में हो जाता। बट कुछ अलबेले मस्ताने लोग पता नहीं क्या कर डालें, उसको ध्यान में रखते हुए 300-400 एक्स्ट्रा सेक्शन बनानी पड़ती है। ये बहुत कॉमन नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, बट अगर होगा तो उसमें क्या करना है आपको बताया होगा। भाई शेयर होल्डर एट द मोस्ट क्या होगा कि डायरेक्टर को बोलेंगे यार तुमने हमारा पैसा ले लिया, फालतू पड़ा हुआ है, डायरेक्टर बदल दो, मैं डायरेक्टर बनूंगा। स्ट्रगल करो, बन जाओ डायरेक्टर, फिर आप झंडा लेके और चल पड़ो कि हम बिजनेस करेंगे इस पैसे से। फिर कहीं आपसे पैसा डूब गया, फिर लोग बोले इससे तो वो आलसी अच्छा था। थैंक यू बेटा कुछ ना करने के लिए। तो परिस्थितियां हैं बेटा, सब तरह की चीजें होती है, लोगों के पैसे डूबते भी हैं, और डूब गए तो डूब गए। हाँ बैंक एफडी से ब्याज आ रहा है और आप अपना मेन ऑब्जेक्ट पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो भी डॉर्मेंट ही है। अरे बट डॉर्मेंट नॉन डॉर्मेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेट मी टेल यू। यहाँ बहुत ज्यादा प्लानिंग मत करो, अपन गलत जगह डिगिंग कर रहे हैं। इसे हाँ है तो है डॉर्मेंट, क्या क्या बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं। अरे पापा आपको बोले बेटा अगर जब कुछ भी नहीं कर रहा हूं ना, तू फुर्सत में हो ना फालतू, तो मुझे बता के जाना बस। पापा अब मैं 4 घंटे फालतू पढ़ लूंगा, भाई ओके, कोई प्रॉब्लम है फिर पापा को बताने में? नहीं, हाँ अगर वो बोलो मैं फालतू पढ़ा रहा हूँ और वो मिला के एक चप्पल मार दे तो फिर बताने में प्रॉब्लम है। कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रोविजन के पीछे एक सिंपल सी सोच ये थी कि जो फालतू पड़ी हुई कंपनियां होती ना बेटा, कई बार उनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज कर लिया जाता है, उससे रोकने के लिए ये प्रोविजन किया गया था। क्या है कि आपकी कॉलोनी में मान लो एक पुराना टूटा हुआ स्कूल है और वहां पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो खाली जगह पड़ी है तो शराबियों का अड्डा बन जाती है। आपको नहीं मालूम है? आई कैन टेल इट टू यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि कोई फालतू जगह पड़ी थोड़ी खंडेर सी, तो जो भी असामाजिक तत्व हैं वो वहां इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं। तो सरकार ने बोल दिया कि कोई मान लो बोल दिया ऐसा कोई टूटा फूटा खाली मकान होगा तो उसको तोड़ के प्लॉट बनाया जाए, ताकि कम से कम ये फालतू की चीजें ना हो। गवर्नमेंट कंपनी का प्रोविजन भी इसीलिए लाया गया है, ताकि कंपनियां जो दिखने को डोरमेंट हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर रही हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं, काले धन को सफेद करने का काम कर रही है। कलकत्ता में ऐसी सैकड़ों कंपनियां बनाई जाती, हजारों बनाई जाती,
कलकत्ता जो है वो गढ़ माना जाता था मनी लॉन्ड्रिंग का एक टाइम पे, कि वहां हजारों की संख्या में फर्जी कंपनियां बनाई जाती है और एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में पैसा डाल करके इनकम टैक्स वालों की आंखों में धूल झोंक के और काले धन को सफेद किया जाता था बहुत बड़े स्केल पे। शायद ये उसको मद्देनजर रख के बनाई गई, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज्यादा प्लानिंग मत करो, कंपनीज एक्ट में वो बात ही नहीं है। इनकम टैक्स में तो क्या होता है, एक एक सेक्शन में लिखे हुए एक एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जरा सा वर्ड इधर उधर हुआ, मालूम पड़ा 20,000 करोड़ रुपए का खेल हो गया, हो सकता है ऐसा। कंपनीज एक्ट इज अ लायन, शेर है ये, जिसके दांत नहीं है और नाखून भी नहीं है। ज्यादा प्लानिंग करके कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए इसको समभाव से स्वीकार करते जाओ। सर डोरमेंट मनी फॉर्म क्यों करनी पड़ती है, इसका क्या बेनिफिट मिलता है, डोरमेंट कंपनी को स्टेटस लेके क्या एडवांस बताया ना बेटा। डोरमेंट कंपनी फॉर्म इंटेंशन से नहीं करते हैं, या कभी कभी करते भी हैं। चलो आज अपनी सुई अटक गई डोरमेंट में। इस इंटेंशन से डोरमेंट, दो मैंने पर्पस बता दिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए भी डोरमेंट कंपनी बनाई जा सकती है, असेट होल्ड करने के लिए बनाई जा सकती है, और समटाइम्स अच्छी खासी कंपनी भी डोरमेंट हो सकती है। सर मैं 5 साल से जॉब कर रहा था, फिर मैं जेट एयरवेज में था, आपको बता दूं, फिर जेट एयरवेज डूब गया, फिर मेरी जॉब चली गई। जेट एयरवेज ने 10-15 हज़ार लोगों को बेरोजगार कर दिया। दूसरी एयरलाइंस इतना मॉपअप कर नहीं पाई, मार्केट से इतने एम्प्लॉय उठा नहीं पाई। सर मैं 3 साल से घर पे फुर्सत में बैठा हूं। तो तुम पैदा क्यों हुए फिर? अरे सर ये सब सोचा थोड़ी था मेरे माता पिता ने कि मैं ऐसा हूं, मैंने भी नहीं सोचा था, परिस्थितियां बन गई तो मैं डोरमेंट हूं, बात खत्म। कंपनी के साथ भी बन सकती है, हो गई डोरमेंट तो हो गई, अब इसमें इतनी क्या चिंता करना, छोड़ो ना। आगे, बस इनफ अबाउट डोरमेंट कंपनी, छोड़ सकते हैं इसका साथ अब हम। अरे हाँ, मैं आपको पूछ रहा था एक सवाल कि क्या एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है, शेयर्स का, डिवेंचर्स का? नहीं ला सकती। चैट बॉक्स नहीं ला सकती है, नो। ओके, यू आर राइट। और बाकी डोरमेंट स्टूडेंट्स, अरे नो तो लिख दो, ए नो, कितना एनर्जी आएगी उसमें। हाँ जी, ओके। अच्छा उल्टा सवाल, क्या एक पब्लिक इशू के लिए, एक पब्लिक कंपनी के लिए पब्लिक इशू लाना कंपलसरी है? मतलब पब्लिक कंपनी बनाओ भी और पब्लिक इशू भी ना लाओ, ऐसा कर सकते हो क्या? बोलो चैट बॉक्स में कि मैंने पब्लिक कंपनी बनाई और मैं पब्लिक इशू नहीं लाया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं चैट में? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पब्लिक कंपनी के लिए पब्लिक इशू लाना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपकी पब्लिक कंपनी प्राइवेट मनी से चल रही हो, घर के पैसों से, तो उसकी लिस्टिंग भी नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज पे, और वो कहलाती है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज जानते हो ना, बीएसई एनएसई। बीएससी एनएससी नहीं होता है, बीएसई एनएसई होता है। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो बड़े हैं, छोटे मोटे तो और भी हैं। अनलिस्टेड रहती है ऐसी कंपनी को क्लोजली हेल्ड पब्लिक कंपनी भी कहते हैं, कि छोटी सी है, घर घर की पब्लिक कंपनी है, ज्यादा हमने किसी को इन्वॉल्व करा नहीं है। और अगर पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाए ना, तो आगे हम पढ़ेंगे कि उसको स्टॉक एक्सचेंज पे अपना नाम लिखवाना कंपलसरी हो जाता है। फिर उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज पर अपना नाम लिखवाना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। और फिर वो कंपनी कहलाती है लिस्टेड, या वो कंपनी क्या कहलाती है, वाइडली हेल्ड पब्लिक कंपनी। वाइड, वाइडली हेल्ड एंड क्लोजली हेल्ड, क्लोजली हेल्ड, वाइडली हेल्ड। नोट करो इसको। पतंजलि, हाँ पतंजलि, पता नहीं किस उसमें रजिस्टर है, देखना पड़ेगा। नहीं अनलिस्टेड, अच्छा तुमको 12th में दिया होगा एग्जाम्पल, इसलिए इतने लोगों को याद आ रहा है। वो कोई भी नाम को चेक करना हो तो एमसीए की साइट पे चेक कर सकते हो, वहां से सब पता चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स,
www.mca.gov.in, वहां जाके कर सकते हो। ये पीडीएफ शेयर कर दो ना सर। अरे शेयर्ड है कनिका, कहाँ हो आप? FM/TM ऐप के ऊपर नोट्स की पूरी पीडीएफ ऑलरेडी है, डाउनलोड करो और पढ़ो बेटा। पूरे के पूरे नोट्स हैं कंपनीज एक्ट के फुल। जो नहीं रजिस्टर हुए हैं वो अब हो जाएं। एंड्रॉयड ऐप है, प्ले स्टोर में जाना, वहाँ सर्च करना FMBYTM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय तरुण महाजन का एक्रोनिम है ये। FM/TM, एक ऑरेंज कलर का आइकन आएगा, डाउनलोड कर लेना, साइन अप करना। फिर कुछ SMS पोर्टल के इशू के चलते आपको OTP नहीं आएगा मोबाइल फ़ोन पर, तो चिंता मत करना। 24 से 48 घंटे के अंदर बैकएंड से स्टाफ उसको अप्रूव करके आपको एक SMS भेजेगा। वो SMS आपके पास आ जाए, उसके बाद आप फिर लॉगिन कर सकते हैं। फिर वहाँ लेफ्ट मेन्यू में ऐप में जाके फुल लाइब्रेरी में जाओगे, फिर वहाँ CA इंटर मिलेगा, इंटर के अंदर CL मिलेगा, CL के अंदर CL नोट्स मिलेंगे, ऐसे फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, लेयर्स मिलेगी बहुत सारी। फिर अंदर जाके एक PDF फाइल मिलेगी, डाउनलोड करो और पढ़ो। ठीक है बेटा। ध्रुव पूछ रहा है सबसे बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लंदन वाला है या कोई और है? नहीं नहीं बेटा, हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर्वश्रेष्ठ तो बोलना गलत होगा, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है ये जान के हमको क्या फायदा, हम वहां ट्रेड तो कर नहीं सकते, हमको तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करना है ना बेटा। वो तो फिर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस के टर्नओवर बहुत ज्यादा हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, फिर नेस्डैक है, मतलब काफी सारे हैं। चलो उससे हमको क्या मतलब, हम तो अपने स्टॉक एक्सचेंज की बात करें। लिस्टेड कंपनी मतलब स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है। स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में अगर आपके शेयर या डिवेंचर का नाम है तो आपकी कंपनी क्या कहलाती है? लिस्टेड। कहाँ के लिस्ट में नाम है? स्टॉक एक्सचेंज। कभी कभी पढ़ना न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आता है ऐसा, लिस्टेड गुंडा, गुंडा गुंडा बदमाश। लिस्टेड गुंडा मतलब पुलिस रिकॉर्ड में जिस व्यक्ति का नाम लिखा है कि ये आदतन अपराधी है, ये गुंडा है, तो उसको कहा जाता है ऐसा, लिस्टेड गुंडा। सर BSC में कि NSC में? कितने में बिक रहा है आजकल? नहीं नहीं, वो पुलिस की नेगेटिव लिस्ट में उसका नाम है। तो उस एरिया में कोई अपराध हुआ तो सबसे पहले उसी पे ही शक जाएगा, जाके उसको बजाते हैं पहले, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारते, फिर वो बोलते नहीं नहीं मैंने नहीं करा। अच्छा बोले चलो दूसरा ढूंढो अब। वो मारते इसलिए नहीं कि तूने क्यों करा, वो इसलिए मारते हैं कि तूने हमारा हिस्सा क्यों नहीं दिया इसमें, डकैती हुई यहाँ पे, तूने हमको पैसा नहीं दिया, वेरी बैड, मारो इसको। फिर ना एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं, ये लॉ के हिसाब से नहीं, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में नाम है डजेंट मीन कि आपका शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेड भी होता ही होगा। स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में नाम है, इसका क्या मतलब कि वहां आपके शेयर की ट्रेडिंग करना अलाउड है, वहां आपके शेयर को खरीदना बेचना अलाउड है। लेकिन वो खरीदा बेचा ही जाए ये जरूरी नहीं है, तो लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, लोग चाहेंगे तो खरीदेंगे, लोग चाहेंगे तो बेचेंगे। अरे जैसे आप बिग बाजार गए शॉपिंग करने और आपने उनको वहां पे बोला कि भाई साहब ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देना, तो बिग बाजार बोले बोले कि नहीं हमारी लिस्ट में इस प्रोडक्ट का नाम नहीं है एंड वी आर नॉट इवन ऑथोराइज टू डू इट। बोले चलो कोई बात नहीं है, एक बढ़िया शराब की बॉटल देना, वाइन देना। कौन सी आती है एक, मुझे तो नाम भी नहीं पता, बकार्डी आती होगी, हाँ ऐसा नाम सुना है मैंने, हाँ मैंने भी सुना है ऐसा कुछ। एकदम चुप क्यों हो गए कि गलती से मुंह ना नाम ना निकल जाए मुंह से? अच्छा तो आपने बोला कि ओल्ड मॉन्क आए, इधर से आए हो रहा है।
तो आपने बोला कि भाई साहब वो जो भी है वाइन की बोतल देना, बोले नहीं हमारे यहाँ नहीं होता है, ये हमारी लिस्ट में इस प्रोडक्ट का नाम नहीं है। चलो मान लो कल को उनकी लिस्ट में इस प्रोडक्ट का नाम आ जाए, वो इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लें, सरकार अलाउ कर दे, मामा जी को तकलीफ नहीं होगी इससे अगर मामा जी को टैक्स मिले तो। हाँ मतलब मामा जी बोले कि भाई शराब की दुकानों की जरूरत क्यों है प्रदेश में, गली गली बेचो, सब बेचो। मालूम पड़ा पार्ट टाइम में स्टूडेंट ही बेच रहे हैं, कोचिंग से निकले बॉटल लेके घूम रहा है। सब जगह बेचो, सब पियो, एंजॉय करो, इन्हीं से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। मामा जी के तो फेवरेट है ये लोग। तो अब उनको अलाउ कर दिया और उन्होंने वो प्रोडक्ट वहां रखना चालू कर दिया। तो क्या उनका वहां प्रोडक्ट रखना, ये शराब वाला नहीं बट कोई भी प्रोडक्ट अगर वहां रखना, इस बात की गारंटी है कि लोग खरीदेंगे ही सही? बल्कि अंदर आया उसकी पकड़ के बिठाई कर ले हमने यहाँ पे रखा है, नहीं ना। उनकी लिस्ट में है, अलाउड है, मगर हो सकता है कि कोई बायर ही ना मिले, तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने से ट्रांजैक्शन होने की गारंटी नहीं होती। लोग भी तो हों हु आर रेडी टू बाय एंड सेल। तो अगर आपका शेयर ट्रेड हो रहा है रेगुलरली। अच्छा एक चीज बताओ, ये आज का भाव क्या है अपने ताजमहल का? आगरा में ना ताजमहल, ताजमहल अब नहीं है, अच्छा। उसने जोक मारा तुमको समझ नहीं आया, खैर सुनाई नहीं दिया। एनीवेज लोग सीरियसली ना ले ले कहीं। मुझे बताओ ताजमहल का आज का भाव क्या है? इधर चैट बॉक्स में बहुत सारे नाइन लगा दिए बच्चे ने। अरे कुछ तो बोलो। 50,000 आया। 600 करोड़, 1 रुपए। और बोलो ना बेटा। 420 डॉलर बना दिया, फ्री में है। है मजदूरों के हाथ, ये आया फियांशु, ओहो। तुम आओ, तुमको यहाँ पहली बेंच पे बिठाऊंगा मैं। आ रहे थे ना मंडे का, आए नहीं, अब आ जाना। यहाँ बिठाऊंगा, यहाँ मेरे पास बिठाऊंगा, बल्कि इधर नीचे। उसका भाव नहीं है क्योंकि वो खरीदा बेचा नहीं जाता, तो आज का भाव कैसे पता चलेगा? काली मिर्च का भाव पता चल जाएगा, जीरे का पता चलेगा, लौंग का पता चलेगा, बादाम का चलेगा। कभी वो गलती से दैनिक भास्कर का कारोबार वाला पन्ना खुल जाए तो जीरे में मंदी की धारणा पड़ते ही करंट लगता है कि है क्या हड़त। नेक्स्ट भाव आते हैं वहां पे, जो खरीदा बेचा जाएगा रोज उसी का तो भाव होगा। तो आपका शेयर अगर खरीदा बेचा जाता है रेगुलरली, तो आज का अभी का भाव आप पूछ सकते हो ब्रोकर को फोन लगा के कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द प्राइस ऑफ माय शेयर, एंड ही विल से करंटली इट इज बीइंग सोल्ड एट दिस प्राइस। तो ऐसे शेयर को बोलते हैं क्वोटेड, QUOTED, कोट, कोटेशन। कोटेशन सुना है तुमने? कोटेशन, कोटेशन भी भाव लेने के लिए तो मांगते हैं। तो अभी कोटेशन क्या चल रहा है शेयर का? बोले 22 रुपए पर शेयर, तो ये कोटेड है आपका शेयर। कोटेड मतलब ट्रेडेड, इट इज नॉट ओनली लिस्टेड बट ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। सर लिस्टिंग तो हमारी है, पर लोग ना हमारे शेयर में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, कोई खरीदता ही नहीं, कोई बेचता ही नहीं। तो दो इट इज लिस्टेड बट इट इज नॉट ट्रेडेड। तो कोई पूछे आज का भाव क्या है, अरे बोले तू आज की बात कर रहा है, 15 दिन से किसी ने बेचा ही नहीं ये शेयर, लेटेस्ट तो कोई भाव है ही नहीं, तो फिर उसको बोलेंगे अनकोटेड। प्राइवेट कंपनी में तो मैं ये दो ब्रांच लगाना ही भूल गया, लिस्टेड और अनलिस्टेड। प्राइवेट कंपनी में भी तो दो ब्रांच निकलेगी ना बेटा, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। प्राइवेट कंपनी की लिस्टिंग नहीं होती क्या? नहीं होती है क्योंकि वो प्राइवेट है। वो प्राइवेट है, उसके शेयर लिस्ट हो गया तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएगा, और वो तो होना नहीं चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी ना तो शेयर ऐसे फटाफट बिकता है, और प्राइवेट कंपनी की तो कंडीशन ये है कि शेयर ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी खोलने का ये फायदा है कि जिस दिन आपको पब्लिक इशू लाना हो उस दिन फटाक से ला सकते हो, प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 200 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी नहीं रहेगी।
आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर करके 1,000 मेंबर की भीड़ इकट्ठी कर लो। समझ गए आप इस बात को? तो बहुत सारे फायदे हैं। और कई सारी कंपनियां अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है। जितने स्टार्टअप्स बड़े हो गए हैं सब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, क्योंकि उनको विजिबिलिटी है ना कि अभी तो हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं शेयर का, बट आगे चल के हम पब्लिक इशू लाएंगे। ओयो का पब्लिक इशू आएगा, बाइजूस का पब्लिक इशू आएगा, कईयों के पब्लिक इशू आएंगे, बहुत सारे पब्लिक इशू आएंगे। तो उनको फ्यूचर दिखता है ना कि हम आगे जाके करेंगे, तो वो अभी से ही पब्लिक कंपनी बना लेते। छाप दिया यहां तक सो फार? ओके सर, प्लीज रिपीट कोटेड। कोटेड मतलब जिसका भाव बाजार में दिखे। बाजार में भाव किसका दिखेगा? जो अभी अभी खरीदा बेचा गया हो। ओके आदर्श, इज दैट क्लियर? चलो, तो बेटा अभी तक हमने पढ़ी कुछ डेफिनेशंस। जैसे हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, और क्या पढ़ा? एसोसिएट कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन इटसेल्फ, ये सब हमने पढ़ा। हम लोग अभी ना सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं, किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है उसमें एक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट का नाम, 3 चीजें लिखी होती है सेक्शन 1 में अक्सर ही किसी भी एक्ट में: नेम, एरिया और हैप्पी बर्थडे। किस दिन से ये एक्ट लगना शुरू हुआ। ओके ये इतना बड़ा एक्ट है कि एक दिन से लगा ही नहीं पाए कि इस दिन से पूरा का पूरा लगा। इतना किश्तों में, इंस्टॉलमेंट में लगा। ये 50 सेक्शन अभी लगा लो, अभी और कर रहे हैं गरम। ओ भैया चलो जल्दी जल्दी बनाओ और सेक्शन, फिर ये 50 और लगा दो, फिर ये 100 और लगा दो, फिर 150 सेक्शन और लगा दो। अभी तक चल रही किश्तें इसकी। और जब तक आखिरी किस्त आई, पहली किस्त बिगड़ गई, बोले अरे वो गलत बन गया था, उसका अमेंडमेंट कर दो। ये कंपनीज एक्ट 2013 वो सड़क है जो बनाने के 1 महीने के अंदर उखड़ गई और इसके अमेंडमेंट चालू हो गए। 2013 से लेके 2021 के बीच में इतने सारे अमेंडमेंट आ चुके हैं कंपनीज एक्ट में कि मैं क्या बताऊं। हर साल में 2 बार कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, कंपनीज एक्ट बन गया सालों साल अमेंडमेंट नहीं आते थे। अभी तो साल में 2 बार अमेंडमेंट आते हैं और साल में 50 बार सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशंस आते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है ये, थोड़ा इनकम टैक्स जैसा होने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिलेटिव, की मैनेजरियल पर्सन, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, फाइनेंशियल ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब शब्दों का आगे इस्तेमाल होगा तो हमको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। किसी भी एक्ट की जो सेक्शन 2 होती है ना, अक्सर ही उसमें होती है डेफिनेशंस। क्या होती है? डेफिनेशन। क्योंकि जब एक्ट में ये टर्मिनोलॉजी रेफर होगी तब एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। ओके हाँ, ओपीसी भी पढ़ा था हमने एक। सबसे पहले एक बहुत सुंदर प्यारी छोटी सी डेफिनेशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स, तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि एग्जॉस्टिव? इंक्लूसिव टाइप करो बच्चे इधर, इंक्लूसिव कि एग्जॉस्टिव? यस, दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। मतलब जो लिखा है वो तो है ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। इट इंक्लूड्स अ शेड्यूल्ड बैंक। कंपनीज एक्ट में कहीं भी लिखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जितने शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आप बोलो यूको बैंक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आईसीआईसीआई बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सारे शेड्यूल्ड बैंक को क्या माना जाएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर शेड्यूल्ड बैंक मतलब वही ना, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब होती है, ऐसे पिछड़े हुए बैंक जिनको डेवलपमेंट और फैसिलिटी की जरूरत है। भारत कानूनों का देश है और यहाँ एक कानून है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसके हर एक्ट के साथ में कुछ शेड्यूल्स जुड़ी हुई होती है। तो आरबीआई एक्ट की शेड्यूल में अगर किसी बैंक का नाम लिखा हो
तो वो क्या कहलाएगी? शेड्यूल्ड बैंक कहलाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि लगभग सभी बैंक शेड्यूल्ड ही हैं। आपने अपनी जिंदगी में 18 साल की छोटी सी जिंदगी में आज तक जितने बैंकों के नाम सुने पड़े हैं हिंदुस्तान में, सब शेड्यूल्ड है। तो चार नाम जरा इधर टाइप करके बताओ, आप बोल के बताओ। आईसीआईसीआई बैंक, यस इट इज शेड्यूल्ड। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, कोटक बैंक, यूनियन बैंक, यूको, सेंट्रल, हाँ हाँ, नाबार्ड। नाबार्ड थोड़ा अलग हो जाता है बेटा, नाबार्ड अलग है, नाबार्ड बैंक नहीं है। इंडियन ओवरसीज बैंक, अंशण बैंक, अरे मतलब इंडसइंड बैंक लिखा, सॉरी, बंधन बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये सब सब शेड्यूल्ड है सारे। आप 10-20 फॉरेन बैंक के नाम ले लो, एबीएन एम्ब्रो, एनजेड ग्रिंडलेज, बार्कलेज, एचएसबीसी, सिटी बैंक, ये सब भी शेड्यूल्ड है। सर ये बैंक होते हैं क्या एबीएन एम्ब्रो? हाँ, हीरो फॉरेन बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं, स्कैम 92 में देखा होगा आपने। तो ये जो फॉरेन बैंक्स है ना, वो सिटी बैंक इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो करने दो, क्योंकि फिर इंटरनेशनल मार्केट में हम तुम्हारी गुडविल बना के रखते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक सब 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 शेड्यूल्ड है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक ढूंढना मुश्किल है। आप तो ये मानो सारे बैंक, पर एग्जाम में सारे बैंक नहीं लिखना, एग्जाम में क्या लिखना है? शेड्यूल्ड। जहां कोई बैंक दिखे, आज आपके लिए यही होमवर्क है। रास्ते में यहाँ से जब घर जाओगे, और जो घर में बैठे हैं उनका क्या करो, वो कभी बाजार घूमने जाएंगे तो आप अपने आसपास बैंक देखना और उसको देख के क्या बोलना? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और मान लो ऐसे में किसी ने आपकी बात सुन ली, बोलेगा बच्चे इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं इसको बैंक बोलते हैं। बोले अंकल, as per section 2 of the Companies Act 2013, financial institution includes a scheduled bank. जो बैंक दिखे वो सब क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट। ये डेफिनेशन इधर ही लगेगी, बाहर मत लगाना। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज नोटिफाइड अंडर आरबीआई एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में नोटिफिकेशन देकर के सरकार जिसको बोल दे कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। भारत सरकार का दिमाग फिर जा, बोले नाटा प्रोफेशनल एकेडमी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और सर कहां है ये? तो फाइनेंस ना तो ये लोन लेते हैं ना देते हैं ना कुछ भी तो नहीं करते हैं। नहीं, हमने बोल दिया ना, बोल दिया तो फिर बोल दिया। सरकार आरबीआई एक्ट के तहत नोटिफिकेशन देकर के जिसके ऊपर उंगली रख के बोल दे दिस इज मणप्पुरम गोल्ड लोन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाए आज से, तो फिर माना जाए। ओके सर बताओ ना किस किस को उन्होंने कहा है, गूगल करो मिल जाएगा। उसको याद करके कोई फायदा नहीं है वैसे, बस इतनी सी डेफिनेशन। एनबीएफसी इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगी, वो एनबीएफसी ही कहलाएगी, क्योंकि एनबीएफसी शेड्यूल्ड बैंक नहीं है। सर बजाज फाइनेंस क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? नंबर 1 वो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है बजाज फाइनेंस। नंबर 2 उसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं करा है। गवर्नमेंट बेटा उन्हीं को नोटिफाई करती है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलते हैं। जैसे बोलते राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फिर उसको माना जाएगा। वो बोलते हैं एमपीएफसी इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फिर उसको माना जाएगा। जहां सरकारी हाथ हो वो उसी को डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को नहीं डिक्लेयर करते। फिर एक डेफिनेशन है नेक्स्ट, सहारा। नहीं बेटा, सहारा इंडिया जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं आएगा। सर आरबीआई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या? नहीं बेटा, आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक मतलब वो वाला सेंट्रल बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक मतलब बैंकों का बैंक है आरबीआई। एलआईसी, एलआईसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी बताता हूं मैं आपको। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन उन्होंने दी। नंबर 1 उन्होंने कहा एलआईसी इज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पिछले 2 साल से सरकार इसका आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, पब्लिक इशू, अभी तक नहीं आया। हाँ आने वाला ना, वही तो मैं कह रहा हूं, आएगा पब्लिक इशू, आएगा। सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, बड़ा जोरों पे चल रहा है प्राइवेटाइजेशन।
उसके अपने कुछ फायदे हैं, नुकसान भी हैं, सब है। तो मतलब जब मैंने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो आई मेड इट श्योर कि मैं सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से इंश्योरेंस नहीं कराऊं। मैंने बोला कि अगर मैं 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस एलआईसी से करा रहा हूं तो फिर 50 लाख का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से कराया। आई ट्राई टू, क्योंकि एलआईसी के ऊपर जो फेथ था वो और किसी के ऊपर नहीं था। एलआईसी एलआईसी था भाई। कई बार कई तूफान आए, कई कश्तियां हिल गई, मगर एलआईसी एकदम अडिग खड़ा रहा। एलआईसी की कोई बराबरी नहीं, उसकी प्रीमियम सबसे ज्यादा है मार्केट में। लाइफ इंश्योरेंस कराने जाओ सबसे ज्यादा प्रीमियम एलआईसी चार्ज करता है। लेकिन तब भी मैं, अगर आप मुझसे पूछने आए, अब परिस्थितियां बदल जाएगी, तब भी अगर आप मुझसे पूछने आते तो मैं बोलता नहीं, इंश्योरेंस तो एलआईसी का, एक तो पॉलिसी एलआईसी की होनी चाहिए। क्योंकि आप रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस ले रहे हो कि अगर मैं मर गया तो परिवार को कुछ मिले, और मैं मर गया और साथ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी मर गया तो परिवार को भी मरना पड़ेगा साथ में, क्योंकि फिर पैसा तो कुछ मिलेगा नहीं। तो भरोसा, ट्रस्ट जो आता है वो नहीं आता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उतना। बट अब एलआईसी पे भी थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा कम। फिर भी आज भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी पे कर सकते हैं तो वो एलआईसी है। एलआईसी इज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर उन्होंने बोला आईडीएफसीएल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, हाँ बेटा, टैगलाइन है एलआईसी की। पब्लिक इशू के बाद भी एलआईसी का कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। हाँ, शुरू में रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक जो है ना, आईसीआईसीआई बैंक की कहानी सुनो। पहले इस लिस्ट में आईसीआईसीआई का नाम भी था। ये सेक्शन अभी का बना हुआ थोड़ी, कंपनीज एक्ट 1956 में भी ये सेक्शन था। और उसमें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नाम किस किस के थे? आईडीएफसीएल नहीं था तब, एलआईसी था, और फिर रहा आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। फिर उन्होंने एक बैंक लॉन्च करा, आईसीआईसीआई ने प्रमोट करा एक बैंक, उसका नाम रखा आईसीआईसीआई बैंक। फिर बाद में गवर्नमेंट की खराब पॉलिसीज के चलते आईसीआईसीआई की फाइनेंशियल पोजीशन हो गई बहुत वीक, और आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग बिजनेस में हो गया तब तक बहुत स्ट्रांग। फिर आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई को खरीद लिया और आईसीआईसीआई खत्म हो गया। फिर आईसीआईसीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन भी होता गया लगे हाथ। और आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछोगे तो आईसीआईसीआई इज अ फॉरेन बैंक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है एफपीआई इसके पास है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है। इंडियंस के पास इसकी शेयर होल्डिंग नहीं बची। अभी भी जो पुराने लोग हैं उनके दिमाग में ये कि आईसीआईसीआई बैंक मतलब सरकारी बैंक, नहीं, सरकारी छोड़ो, ये तो भारत की जनता का भी बैंक नहीं है। आईसीआईसीआई तो अब पूरी तरह से फॉरेन हो चुका है, क्योंकि इसकी मेजॉरिटी शेयर जो है फॉरेनर्स के पास है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो एलआईसी भी ऐसे ही स्टेप डाउन होगा, शुरू में 10% देंगे, फिर और 20% दे देंगे, फिर सरकार को बजट में और घाटा पड़ेगा तो थोड़े और बेच देंगे, फिर और बेच देंगे, फिर और बेच देंगे, फिर सब बेच देंगे। आईडीएफसीएल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्या नाम था यार? नहीं नहीं, उसमें स्कैम 92 में बंदे का, यूटीआई का, जो माखी जानी रामनानी क्या था? नहीं नहीं, हर्षद मेहता नहीं, वो जो अल्टीमेट फेरवानी, फेरवानी, जो हर्षद मेहता पहली बार जब फेरवानी जी से मिलने जाता है तो हु वाज फेरवानी जी? ही वाज द चेयरमैन एमडी ऑफ यूटीआई। और यूटीआई इसी भरोसे के लायक था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था, बट फिर वही भारत सरकार की गलत नीतियों के चलते वो भी आधा डूब गया। तो जो आधा डूब गया वो सरकारी हिस्सा था, और जो आधा चल गया अब वो थोड़ा अलग तरह से चल रहा है। यूटीआई एक म्यूचुअल फंड, एक तरह से कह सकते हो आप। ये 3 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। और इसके अलावा वो सब जो कि नोटिफाइड हों अंडर दिस एक्ट, सरकार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके जिसके बारे में कह दे कि ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो फिर वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है।
लेकिन ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन देते समय पर गवर्नमेंट विल मेक श्योर दैट टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड. नंबर 1, ये इंस्टीट्यूशन किसी सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड हो. ये इंस्टीट्यूशन किसी सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड हो. एंड नंबर 2, इसके कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट. तभी बोलेंगे, तभी नोटिफाई करेंगे. सर ये जो 2 कंडीशन फुलफिल करें उन सबको नोटिफाई करेंगे? नहीं नहीं नहीं, उन सबको नहीं करेंगे, उनमें से जो सरकार को अच्छा लगे उसको नोटिफाई करेंगे. और अगर पुराने वाले एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 में भी नोटिफिकेशन देकर के और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किए थे, तो एक्ट भले ही खत्म हो गया, लेकिन जिनको उस टाइम डिक्लेयर कर दिया था उनको अभी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा. हाँ, और ये जो नोटिफिकेशन सरकार देगी ना, तो नोटिफिकेशन देने से पहले आरबीआई से सरकार कंसल्ट करेगी. अरे सर, सरकार तो बहुत बड़ी है, आरबीआई तो छोटा है. और आजकल तो आरबीआई सरकार के हाथों की कठपुतली है. नहीं नहीं, पर ये मामला फाइनेंस का है ना. अरे जैसे पापा नया फोन खरीदे हैं तो पापा बड़े डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे, आप छोटे हो, आपको बात माननी पड़ती है उनकी. बट मोबाइल फोन या कोई भी गैजेट खरीदना होगा तो वो आपसे कंसल्ट करते हैं, क्योंकि आप उसके स्पेशलिस्ट हो, एक्सपर्ट हो. सर यही तो एक चीज है जो आती है ढंग से. ऐसे आरबीआई से कंसल्ट करती है सरकार कि सुन इधर आ, इधर. आखिरी इंडिपेंडेंट मैं समझता हूं आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन थे. उसके बाद जितने आए सब पपेट है. बट एनीवेज आरबीआई है और सरकार उनसे कंसल्ट करेगी. ओके, छाप दिया. गुड. थोड़ा और एक्सप्लेनेशन बचा है, उसको कल देख लेंगे हम लोग फिर. ऑलराइट, सी यू टुमारो. थैंक यू. बाय बाय.